जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। इसमें हम आपको आज डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो 2018 का पेपर हुआ था वो पेपर सॉल्व करवाने वाले हैं। ये मैथ का पेपर है। इसके पहले हमने 2017 और 16 का भी करवा रखा है। उसकी प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। बाकी उनकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको आप देख सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं, पूरे पेपर को सॉल्व करते हैं। देखिए, जितना आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करेंगे आपके लिए वही सबसे सही रहेगा, क्योंकि ज़्यादातर इसमें क्वेश्चन प्रीवियस ईयर वाले ही पूछे जाते हैं। तो देखिए, इसमें कुछ आंसर भी हमने मतलब यहाँ पर जो हमने अपलोड किया है इसमें पेपर, उसमें आंसर भी दिया गया, लेकिन इसको हल करके हम आपको बताएंगे। बाकी सारे क्वेश्चन भी करवाएंगे। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्या है। देखिए, 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्या आपसे पूछी गई है, लेकिन सबसे पहली बात ये होती है अभाज्य संख्या किसे कहते हैं ये आप जान लीजिए। अभाज्य संख्या की अगर हम बात करते हैं, ये वे संख्याएं होती हैं जो सिर्फ खुद से कटती हैं या फिर एक से कटती हैं। मतलब जो संख्याएं खुद से कटें या फिर एक से कटें, उन्हें क्या कहा जाता है, अभाज्य संख्या कहा जाता है। तो इसमें जो सही उत्तर है वो आपको बताना है। देखिए, जैसे इसमें आपसे अगर ये बोला जाए कि 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्या, तो आप देखिए 80 और 90 के बीच ऐसी कौन सी संख्या है जो खुद से कटे या फिर एक से कटे। तो अभाज्य संख्या की परिभाषा के अनुसार अगर हम बात करें तो इसमें देखिए ये आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि 81 इसमें अगर देखा जाए तो 81 तो वैसे भी भाज्य संख्या है, क्योंकि ये 3 से भी कट जाती है, 9 से भी कट जाती है, 81 से भी कट जाती है। ये भी नहीं होगा। अब इन दोनों में देखा जाए, अब इसमें यही देखना है कि ऐसी कौन सी संख्या है, मतलब जैसे 83 तो है, किसी से नहीं कटती है, संख्या ऐसी है जो किसी से नहीं कटती है। अब हमको इन दोनों में ध्यान देना है कौन सी ऐसी संख्या है 87 और 89 में से जो किसी से ना कटे। देखिए, 87 अगर देखेंगे तो ये संख्या कट जाती है, क्योंकि 3 दूनी 6, 3 नवा 27, तो ये 3 से भी कट जाएगी, 29 से भी कट जाएगी और 87 से कटती ही है। तो जो सही उत्तर होगा वो दा वाला होगा, क्योंकि इसमें ये संख्या कैसी है, अभाज्य संख्या है, और ये भी संख्या अभाज्य संख्या है। तो कहने मतलब 80 और 90 के बीच में सिर्फ दो ही अभाज्य संख्याएं होती हैं, 83 और 89। ठीक है। इसके बाद देखिए, 90 अंश के कोण को क्या कहा जाता है, 90 अंश के कोण को समकोण कहते हैं। बाकी 90 अंश से छोटे कोण को क्या कहा जाता है, न्यून कोण। 90 अंश से बड़े कोण को अधिक कोण, और 180 अंश के कोण को क्या कहा जाता है, सरल कोण या ऋज कोण कहा जाता है। 180 से बड़े कोण को बृहद कोण कहा जाता है। तो इसका एक क्वेश्चन फिक्स रहता है, इसको ध्यान रखिएगा। और अति लघु में भी इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके बाद देखिए, वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को क्या कहा जाता है। तो वृत्त के दो बोला गया किन्हीं दो बिंदुओं को। तो वृत्त आप जानते हैं, वृत्त में कहीं भी दो बिंदु हो सकता है। तो वृत्त अगर आप जानते हैं तो इसमें जैसे मान लीजिए ये वृत्त है, अब इसमें कहीं भी दो बिंदु को आप मिला दीजिए, चाहे यहाँ मिला लीजिए चाहे यहाँ मिला लीजिए। तो ये सब क्या है, ये जो हम खींच रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, आर पार नहीं करना है, ना ही बीच में रखना है। जैसे इस वृत्त के इस हिस्से से इस हिस्से पर, मतलब यहाँ से और यहाँ मिलना चाहिए, ना ही बाहर होना चाहिए ना ही अंदर होना चाहिए। ठीक है। तो ये जो आपको दिख रही हैं लाइंस, ऐसे बहुत सारी लाइंस खींची जा सकती हैं, इनको जीवा कहा जाता है। ठीक है। इनको क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। तो इसमें बा वाला विकल्प जो होगा बिल्कुल सही होगा। अगर वही केंद्र से होकर के जाए, मान लीजिए यहाँ पर वृत्त का केंद्र हो और यही जीवा केंद्र से होकर के जाए तो उसको व्यास कहा जाता है। और अगर केंद्र से हम परिधि को मिला देते हैं तो उसको त्रिज्या कहा जाता है। ठीक है। और परिधि क्या है, परिधि जो है इस वृत्त के जो वृत्त की जो बाउंड्री है ना, इसकी लंबाई होती है परिधि। ठीक है। इसके बाद देखिएगा, निम्नांकित में से आपको बताना है कि 5 से विभाज्य संख्या कौन सी है। आपको बताना है जो नीचे उत्तर दिए गए हैं इसमें से 5 से विभाज्य। तो 5 से विभाज्य संख्या की पहचान मैं बता देता हूँ। इसमें इकाई का अंक जो होता है या तो 0 हो या तो फिर 5 हो। इकाई का अंक क्या हो, या तो 0 हो या 5 हो। तो इसमें देखिए, इसमें 5 है, तो ये कैसी संख्या होगी, ये जो है 5 से विभाजित होने वाली संख्या है, इसको ध्यान रखिएगा। बाकी सारी संख्याएं 5 से विभाजित नहीं होगी, इसमें सही उत्तर यही होगा। इसके बाद देखते हैं 15% का भिन्न रूप बताना है आपको। 15%, चाहे जितना प्रतिशत दिया रहेगा उतना बटे 100 कर लीजिएगा। अगर ये उत्तर मिल जाता है ठीक है, नहीं तो सिंप्लीफाई करना होगा। तो 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, तो 2 ये 3/20 इसका सही उत्तर आ जाएगा। आपको यहाँ दिख नहीं रहा होगा ये। ठीक है। 3/20 जो होगा इसका सही उत्तर होगा, इसको ध्यान रखिएगा। तो कौन सा विकल्प सही है, 3/20 इसमें आता है, ये वाला विकल्प जो होगा बिल्कुल सही होगा।
इसके बाद हम देखते हैं इसके बाद हम देखें अगर ये वाला, इसमें देखिए ये अतिलघु का प्रश्न है, बहुत आसान प्रश्न सब पूछा गया है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। राकेश के 65% अंक वार्षिक परीक्षा में प्राप्त किए। राकेश ने, सॉरी हमने किए पढ़ा था, राकेश ने 65% अंक वार्षिक परीक्षा में प्राप्त किए। यदि पूर्णांक 500 रहा हो तो राकेश को कितने अंक मिले। देखिए ध्यान दीजिएगा, 65% अंक उसको मिला हुआ है, तो क्या करना है, उसको जो अंक प्राप्त हुए हैं आप उसका 500 का 65% निकाल दीजिएगा, यही सही उत्तर होगा। देखिए किसी का भी प्रतिशत निकालना, जैसे 500 का 65% निकालना था तो 500 गुणे 65 कर दिए। ऐसे और भी संख्या हो सकती है, जितना प्रतिशत लिखा रहेगा उतना बटे 100 से गुणा कर देंगे आप। ये 0 0 काट दीजिए दोनों। इसके बाद 5 से 65 में गुणा करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, 55 25 5 36 2 32। कहने का मतलब 325 नंबर उसका था। अब इसके बाद हम बस इतना ही करना है। इसमें अगले प्रश्न पे ध्यान देते हैं। 7वां प्रश्न जो आपके सामने है वो क्या है। 7वां प्रश्न दिया गया है, समीकरण 3 ऋण 5 बराबर यक्स ऋण धन 3। ये जो है रैखिक समीकरण है, आपको बताना है इसका हल क्या है, इसको हल करके बताना है। तो 3 ऋण 5 है बराबर क्या दिया गया है, यक्स धन 3 दिया गया। 3 ऋण 5 और उसके बाद क्या दिया गया है, यक्स धन 3। देखिए अगर इसको हम यहाँ कर देते हैं, जैसे कभी कभी क्या होता है आप लोग को दिक्कत होती है, आप चूँकि बता तो सकते नहीं है क्या दिक्कत है। फिलहाल अगर कोई दिक्कत रहती है कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। उसके अलावा अगर किसी स्पेशल क्लास को, मतलब किसी स्पेशल टॉपिक पे पढ़ना चाहते हैं, स्पेशल चैप्टर पे पढ़ना चाहते हैं, उसको भी बता सकते हैं आप, उसका हम अलग से वीडियो बनाएंगे। देखिए ये है क्वेश्चन। इसमें इसको हल करने का क्या मतलब है, हल करने का सीधा ये मतलब होता है कि आप इनमें यक्स का मान निकाल लीजिए, ठीक है, यक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए इसमें क्या करना होगा, जिनके साथ यक्स होगा उनको एक तरफ कर लीजिएगा। तो एक तरफ करने के लिए, जैसे यक्स इधर है, इसके सामने कोई चिन्ह नहीं है ना, तो अगर कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस माना जाता है। अब अगर यक्स को आप इधर से इधर लेकर आएंगे, प्लस होगा तो माइनस बन जाएगा, माइनस रहेगा तब प्लस बन जाएगा। कहने का मतलब यहाँ प्लस है तो इधर लाने पर क्या बन गया, माइनस बन गया। अब देखिए यहाँ 3 पहले से है, इधर देखिए ऋण 5 है तो उधर जाएगा क्या बन जाएगा, धन 5 बन जाएगा। अब देखिए 3 में से यक्स जाएगा, क्या बचेगा, 2 2 बराबर क्या बनता है 8, और यक्स बराबर हो जाएगा 8/2। और इसका उत्तर जो आएगा वो क्या आएगा, 4 आएगा। इसमें सही विकल्प जो होगा इसका कौन सा होगा, सही विकल्प नहीं, सही उत्तर जो होगा वो क्या होगा, यक्स बराबर 4 इसका सही उत्तर होगा। इसको ध्यान रखेंगे आप, यक्स बराबर 4, यक्स बराबर 4, ठीक है। अगले प्रश्न पे ध्यान देंगे, अब इसको नोट कर लीजिएगा आप। अगला प्रश्न जो आपके सामने है वो ये है कि यदि किसी वर्ग की एक भुजा 6 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसको हम इधर हल कर देते हैं, ठीक है। देखिए दिया क्या गया है, इसमें प्रश्न है आपके सामने कि एक वर्ग की भुजा कितनी है, 6 सेंटीमीटर। पहले आप भुजा की माप लिख लीजिए, भुजा 6 सेंटीमीटर है। अब देखिए क्या करना है, वर्ग का क्षेत्रफल बताना है। वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा की घात 2, भुजा की घात 2। तो 6 की घात 2 लिखेंगे, और जो सेंटीमीटर है उसको क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर। कहने का मतलब 36 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसका सही उत्तर होगा। इसमें 8वां विकल्प जो हो, ये 8वां प्रश्न जो है इसका सही उत्तर कौन सा है, ये है। और इसको पूरी तरह से ऐसे ही करना है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करनी है। इसके बाद का प्रश्न देखेंगे। अब 9वां प्रश्न क्या है, 9वां प्रश्न दिया गया यक्स धन 5 की घात 2, मतलब यक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर है। अब इसको बता देते हैं, पहले आप इसको नोट कर लीजिए, इसके बगल ही हम इसको बताने चल रहे हैं, इसको नोट कर लीजिएगा और हम इसको बता देते हैं आपको। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न जो आपके सामने है वो है यक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर कैसे फाइंड किया जाएगा। उसके पहले आप एक सूत्र देख लीजिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। ये भी हो सकता है कि आप 2ab बीच में लिख दें, बी स्क्वायर पीछे लिख दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिल्कुल वैसे ही इसको कर लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, 2 इंटू यक्स और इंटू 5। देखिए क्या हो जाएगा, यक्स स्क्वायर प्लस 25 और प्लस
5 2 10 एक्स। तो देखिए अगर इसे छोड़ देंगे गलत नहीं है, और ये ऐसे भी आंसर हो सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस 10 एक्स प्लस 25 भी इसका उत्तर हो सकता है। तो बिल्कुल ऐसे आप उतार देंगे, ये सही उत्तर होगा और सही तरीका ही है। तो इसमें 90वें प्रश्न का ये हल है, इसको नोट कर लीजिए आप। इसके बाद आता है कि पटरी और प्रकार की सहायता से 60 अंश का कोण बनाना है। तो ये जान लीजिए ये क्वेश्चन फिक्स है, 60 अंश का या 90 अंश का जनरली पूछता है। तो 60 अंश और 90 अंश अगर बनाते हैं तो आपको 120 अपने आप आ जाता है। तो इसको आप सीख लीजिएगा पटरी और प्रकार की सहायता से। आइए थोड़ी सी हिंट देते हैं आपको कि कैसे इसको किया जाता है। इसको हम इधर बनाने चल रहे हैं। 60 अंश का कोण बनाना है पटरी और प्रकार की सहायता से। देखिए पटरी और प्रकार की सहायता से कोण बनाना बहुत आसान होता है, लेकिन तरीका नहीं पता होगा तो आसान कुछ भी नहीं है। देखिए ये है एक लाइन हमने खींच दिया। अब आपको क्या करना है, एक कोई भी त्रिज्या का एक आर्क लगा देना है। देखिए यहाँ नोक रखेंगे आप प्रकार का, और पेंसिल लगा करके आप क्या करेंगे, इतनी दूरी पर, मतलब एक छोटा, चाहे आप जितना आर्क लीजिएगा जितना लीजिएगा उसको कम ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है। अब देखिए जैसे मान लीजिए आपने इस पे आर्क लगा दिया, अब उसको कम ज़्यादा मत करिएगा। और अब प्रकार का नोक यहाँ रखेंगे और पेंसिल की नोक उसी ही आर्क पे आप ऐसे काट देंगे, ठीक है। जो पहले आपने लगा रखा है, ये वाला पहले लगाया था, अब यहाँ से रख करके आप अगर ऐसे काटते हैं तो यही तो कटेगा। अब क्या करेंगे, यहाँ से जो ये कटान बिंदु दिख रहा है यहीं पे आप ये लाइन मिला दीजिएगा। इस पे हम क्या करेंगे, इसको इससे मिला देंगे। तो ये कितने, यहाँ से जहाँ काटा रहेगा, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। देखिए जहाँ से काटा रहेगा वहीं से मिलाइएगा। अगर थोड़ा भी अंतर कर दिए, जैसे यहाँ थोड़ा अंतर हो जा रहा है तो अंतर नहीं करना। अगर आप अंतर कर दिए तब तो आपके लिए मुसीबत बन जाएगी, ठीक है। क्योंकि वो अगर एग्जामिनर देखेगा तो गलत काट सकता है, क्योंकि तुरंत निगाह वही गलती पे जाती है। अब देखिए क्या होगा, ये 60 अंश का कोण बन जाता है। इसको ध्यान रखेंगे, ये ज़्यादातर पूछा जाता है। 90 अंश का भी कोण पूछा जा सकता है। आइए अगले प्रश्न पे ध्यान देते हैं। अब अगला प्रश्न जो आपके सामने है वो है संख्याओं 13, 39 और 273 का मासा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। किसका किसका बताना है, 13 का, 39 का और 273 है, हमने 72 बोला, 273। इनका क्या करना है आपको, इनको इनका मासा बताना है, ठीक है। तो आइए इसको पहले हम 273 यहाँ लिख देते हैं। देखिए पहले वाला हम मिटा दे रहे हैं, इसमें कोण वाला आप ध्यान दीजिएगा। कोण आपको बनाना रहेगा तो बना लीजिएगा, प्रैक्टिस घर पे कर लीजिएगा, गलती हो जाती है नहीं तो। देखिए 13 जो है किसी से नहीं कटेगा, 13 अपने आप खुद से कटता है। उसके बाद देखिए 39 है यहाँ पर, तो 39 13 से कट जाता है। और इसको भी देखिए, ये बड़ी संख्या है, जब तक आप स्वयं से करना नहीं सीखते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तब तक गलती हो जाती है। 273 हम फिर से लिख दे रहे हैं, 273। अब देखिए 13 तो किसी से नहीं कटेगा, लेकिन ये कटेगा। देखिए 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, इसका प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड सबका कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए 3 9 27, 3 एकम 3, इसके बाद क्या होगा, 3 त्रिका 13 7 91, 7 से कटेगा। हम 3 से काटने चल रहे थे, 7 से काट दीजिएगा। 7 एकम 7, 7 त्रिक 21, अब ये हो जाएगा 13 एकम 13। तो 13 वाला अगर देखें तो इसमें कुछ नहीं करना, 13 ही आएगा। और 39 वाला देखें तो 39 वाला अगर आप देख लीजिए तो उसमें 3 गुणे 13 आया हुआ है। 39 वाले में कितना आया है, 3 गुणे 13। और 273 वाले में आया है आपका 2 गुणे 7 गुणे 13। तो इसमें जो तीनों में होता है वही क्या होता है, वही तीनों में जो होता है यही क्या होगा, इसका जो है मासा हो जाता है, जो तीनों में होता है, ठीक है। फाइनली आपको जो उत्तर मिलता है, मासा जो इसका मिलता है वो क्या मिलेगा, 13 मिल जाएगा। उत्तर कौन सा सही होता है, जो तीनों में हो, तीनों में 13 है वही मासा होता है, इसको ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न पे ध्यान देते हैं। ये लघु उत्तरीय प्रश्न है, थोड़ा सा बड़ा जाता है, लेकिन हैं सारे के सारे बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा आसान है। इसको आप नोट ज़रूर कर लीजिएगा, जितने क्वेश्चन हम बता रहे हैं उसको नोट करते चलिएगा। अब देखिए इसी में बगल हम बता देते हैं ताकि क्वेश्चन भी आपको दिखा सके। अगले पेज पे बताएंगे तो थोड़ी सी मुश्किल होती है आपके लिए भी और हमारे लिए भी। आइए अगले प्रश्न पे ध्यान देते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन जो है उसमें क्या है, इसमें दिया गया है साइकिल 1800 रुपये में बेचने पर जितने में बेचा गया है उसे क्या लिखेंगे आप, उसको लिखेंगे विक्रय मूल्य। विक्रय, उसको लिखते हैं विक्रय मूल्य, कितना है 1800 रुपये, ठीक है। उसके बाद देखिए हानि कितनी है, इसने बोला है एक साइकिल को 1800 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है। तो हानि प्रतिशत दिया गया है, हानि प्रतिशत दिया गया वो कितना है, 10% है।
अब देखिए आपको क्रय मूल्य बताना है, तो बहुत आसान है इसको करना। इसका एक फार्मूला भी होता है, पहले आप इसको देख लीजिए। मान लेते हैं क्रय मूल्य कितना है, मानक क्रय मूल्य जो है वो है यक्स रुपये, ठीक है। इसको मान लिया यक्स रुपये, तो यक्स रुपये पे कितनी हानि हो रही है, यक्स रुपये पे 10% की हानि हो रही है, ठीक है। तो आप ये जान लीजिएगा कि अगर हानि है तो सूत्र होता है क्रय मूल्य ऋण हानि बराबर क्या हो जाता है, विक्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य। तो देखिए इसको कैसे करेंगे आप। अब जैसे क्रय मूल्य हमने यक्स माना है, यक्स का कितना प्रतिशत हानि है, 10%। हम चाहते तो इसको डायरेक्ट लिख देते, लेकिन हम थोड़ा सा डिटेल में आपको बताना चाह रहे हैं। डायरेक्ट मतलब ये है कि कभी नियम भूल गए ना, तो फिर उसके बाद हो गई कहीं छोटी सी गलती कर दिए, चेंज कर दिए, ऐसे आप समझ जाएंगे कि क्रय मूल्य जितने में था उससे कम में बेचा जाएगा तभी तो विक्रय हानि होती है। तो इसमें जो आप देख रहे हैं कि सूत्र हमने बनाया है, ये सूत्र आप वैसे भी समझ सकते हैं। कोई सामान खरीदते हैं, कब हानि कब लाभ, खरीदते हैं बेचते हैं। तो देखिए क्या है, अब यहाँ आगे का क्या काम है। आगे देखिए आपका बच्चे का यक्स ऋण यक्स बटे 10 बराबर 1800। अब देखिए इसको क्या करेंगे, 10 से तिरछा गुणा कर देंगे। 10 यक्स ऋण यक्स बटे 10 बराबर कितना हो जाएगा, 1800 हो जाएगा। इधर क्या बचता है आपका, इधर बचता है, इधर बचेगा 9 यक्स बटे 10 बराबर 1800। अब क्या होगा, यक्स बराबर हो जाएगा 1800, क्या इधर 10 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 18,000 बटे 9। अब इसको भाग करते हैं तो कितना मिलता है आपको, 9 दूनी 18। देखिए नीचे लिखा जा सकता है, हम चलिए नीचे ही लिख देते हैं। और आप ये ध्यान रखिएगा कि हर चीज़ में एकदम क्लियरिटी होनी चाहिए, आपको एकदम सही लिखना होगा। 2,000 रुपये कुल मिला के, क्योंकि 9 दूनी 18 होता है, 18,000 को 9 से भाग करते हैं 2,000 आता है। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, नीचे लिख देंगे आप, सॉरी क्रय मूल्य, अतः क्रय मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, 2,000 रुपये। इसको ध्यान रखेंगे, 2,000 रुपये, इसको आप ध्यान रखिएगा। इसको एक बार फिर से देख लीजिए आप, नहीं तो गलती कर देंगे, इसको समझना ज़रूरी है। तो इसमें देखिए ये है आपके सामने प्रश्न, यहाँ है प्रश्न, ठीक है, कि एक साइकिल 1,800 रुपये में बेचने पर 10% की हानि हुई, साइकिल का क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य ये है 10% की हानि, तो क्रय मूल्य हमने यक्स मान लिया। अब क्रय मूल्य ऋण हानि बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य होता है। और अगर मान लीजिए लाभ होता है तो क्रय मूल्य धन लाभ होता है, तब विक्रय मूल्य होता है। तो देखिए ये क्रय मूल्य आपने यक्स माना था, और हानि कितना हुआ, यक्स का 10% हुआ है, तो यक्स गुणे 10/100, 0 कट जाएगा, यक्स बटे 10 आ जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व करना कोई कठिन काम नहीं है, तिरछा गुणा कर दिया हमने, 10 यक्स ऋण यक्स बटे 10 हो जाएगा बराबर 1800। अब इसमें 10 यक्स में से यक्स जाएगा, 9 यक्स बटे 10 बराबर 1800, यक्स बराबर कितना हो जाएगा, 10 से तिरछा गुणा कर दिया और 9 जो है बटे में आ जाएगा। कहने का मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करना आपको सीखना होगा, जानना होगा ये चीज़। उसके बाद देखिए 9 दूनी 18, ये 2,000 आ जाएगा। तो यही चीज़, क्योंकि यक्स का माना है, आपने यक्स किसको माना है, क्रय मूल्य को माना है, तो इसलिए वस्तु का जो साइकिल है, साइकिल ही वस्तु है यहाँ पर, तो उसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 2,000 रुपये। इसको आप पूरी तरह से नोट कर सकते हैं, और ज़्यादा कठिन सवाल नहीं है। जैसे क्या होता है, तरीका नहीं पता होने पर कठिन लगता है, लेकिन है नहीं, ठीक है। इसको आप लिख लीजिएगा, हम आगे की बात करते हैं, अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। अगला प्रश्न है ये, अगला प्रश्न है 500 रुपये का 3 वर्ष का 12% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज की याद कीजिए। ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। पहले हम थोड़ी सी जगह बना लेते हैं, नहीं तो क्वेश्चन करेंगे कहाँ पे। देखिए साधारण ब्याज का सूत्र आपको पता रहेगा तो आप आसानी से कर लेंगे। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, ये होता है उसका सूत्र। तो पहले हम हर चीज़ समझ लेते हैं। ये होता है मूलधन, जिसको पी से डिनोट किया जाता है क्योंकि प्रिंसिपल बोला जाता है। ये है समय टी, और ये है आर, जिसे दर बोला जाता है। देखिए इतना रुपए का 3 वर्ष का 12% ब्याज पे आपको क्या करना है, साधारण ब्याज बताना है। मतलब इस रेट पर ये दर दिया गया, तो साधारण ब्याज को बोला जाता है सिंपल इंटरेस्ट। एस आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, PRT/100 होता है, ये फार्मूला होता है। आप चाहें तो पूरा विधिवत विस्तृत रूप में आप लिख सकते हैं कि मूलधन, ये प्रिंसिपल जिसे मूलधन कहा जाता है, गुणे दर गुणे समय बटे 100 होता है। तो ये कितना होगा, 500
गुणे आर की जगह कितना है 12 और ये समय कितना है 3 और ये बटे 100 हो जाएगा। 0 0 कटेगा तो कितना मिलेगा 12 पंचे 60 और ये गुणा कर लेंगे तो 36 का 18। नीचे वाला मिटा दे रहे हैं, नीचे वाला हम मिटा दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ देखिए आप कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 गुणे 12 गुणे 3 तो 12 पंचे 60 36 का 18 इतना रुपए ब्याज आ जाएगा। ठीक है ना, तो ब्याज कितना आएगा, साधारण ब्याज है ये 180 रुपये। इसको ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा गया था साधारण ब्याज कितना आएगा, कितने रुपए पे, 500 रुपये का 12% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में ब्याज आपको बताना है, वो भी साधारण ब्याज। साधारण ब्याज आसान चीज़ है, जब चक्रवृद्धि ब्याज आएगा आगे तब आपको दिक्कत हो सकती है, लेकिन इसमें दिक्कत नहीं होगी। अब आगे की प्रश्न, अगले प्रश्न पे ध्यान देते हैं। अगला प्रश्न देखिए 14 नंबर है। 14 नंबर प्रश्न में क्या करना है इसको आप नोट कर लीजिएगा, उसके बाद हम इसको मिटा दे रहे हैं। आइए ये प्रश्न हल करते हैं, इसको देखते हैं कैसे करना है। यक्स इंटू वाई माइनस जेड प्लस वाई इंटू जेड माइनस एक्स प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई है, इसको सरल करना है। ये भी बहुत आसान है, इसको पहले नीचे नोट कर लेते हैं। वाई माइनस जेड है, एक्स इंटू वाई माइनस जेड और प्लस वाई इंटू जेड माइनस एक्स और प्लस जेड इंटू क्या है एक्स माइनस वाई है। ये हमारा प्रश्न है, इसको हल करना है। ठीक है, इसको हल करने का तरीका बहुत ही ज़्यादा आसान है। क्या करेंगे आप, यक्स का इन दोनों से गुणा कर लेंगे, वाई का इन दोनों से गुणा कर लेंगे, जेड का मतलब ब्रेकेट आप खोल देंगे। ठीक है, तो देखिए क्या मिलेगा, यक्स वाई माइनस एक्स जेड हो जाएगा और प्लस वाई का हम करेंगे तो वाई जेड माइनस यक्स वाई हो जाएगा। आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वाई जेड लिखिए या यक्स वाई लिखिए आप। उसके बाद फिर क्या होगा, जेड एक्स माइनस वाई जेड हो जाएगा। तो इस तरह से इसका गुणा हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यक्स का वाई से, फिर यक्स का जेड से, वाई का जेड से, फिर वाई का यक्स से, जेड का यक्स से, फिर जेड का वाई से कर लिए। अब देखिए यक्स वाई प्लस में है और यहाँ पर यक्स वाई माइनस में है, जेड एक्स जो है माइनस में है, जेड एक्स प्लस में है, वाई जेड माइनस में है, वाई जेड प्लस में है। कुल मिला के जो उत्तर आएगा वो 0 आएगा। इतना ही काम करना था इसमें, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इसको भी आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद के प्रश्न पे ध्यान देंगे आप। अगला प्रश्न है, एक छात्रावास में 50 छात्रों के लिए 40 दिनों की भोजन सामग्री है। यदि छात्रावास में 30 छात्र और आ जाएं तो भोजन सामग्री कितने दिन में समाप्त हो जाएगी। देखिए जैसे 50 छात्र हों और 40 दिन का भोजन है। अब पता लगा 30 छात्र और आ गए तो कुल मिला के कितने हो गए, 80 हो गए। तो 80 छात्रों के लिए यह भोजन कितने दिन चलेगा ये आपको बताना है। तो ये भी बहुत आसान है, आइए इसको करके देखते हैं। देखिए इसमें क्या है, 50 छात्रों के लिए, 50 छात्रों के लिए भोजन सामग्री चलेगी, भोजन सामग्री चलेगी 40 दिन। कितने दिन चलेगी, 40 दिन। एक छात्र, अगर एक छात्र हो, एक छात्र होता है, ये एक है, ठीक है, एक छात्र के लिए भोजन सामग्री चलेगी कितने दिन, 40 गुणे 50। ध्यान दीजिएगा इसमें हम क्या कर रहे हैं, पहले इसको समझ जाइए आप। देखिए जैसे अगर मान लीजिए 50 छात्र हों, 40 दिन भोजन चल रहा है, 40 दिन तक भोजन चल सकता है। अब पता लगा एक दिन मतलब सिर्फ एक छात्र होता तब तो उसका 50 गुना चलेगा ना। मतलब खुद सोचिए आप, कोई 50 छात्र हो, 40 दिन का भोजन पर्याप्त हो। अब एक ही छात्र को अगर उतना ही भोजन करना होगा या उतना भोजन सामग्री यूज करना होगा तब तो बहुत लंबा समय लगेगा, मतलब उसका 50 गुना दिन तो लगेगा ही। कहने का मतलब ये है कि अब ये कितना हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा, इसी के आगे आप लिख लेंगे बराबर हो जाएगा, ऐसे लिख देते हैं। इसमें हम कुछ इस तरह से कर लेते हैं, जैसे इतने दिन बराबर क्या हो जाएगा, बराबर होगा 5 चौक 20। सोचिए कितने दिन चलेगा, कितने दिन चल जाएगा, ठीक है ना, कितने दिन चलेगा, 2000 दिन चलेगा। एक अकेला स्टूडेंट अगर इसका सेवन करता है तो, ठीक है, एक अकेला अकेला विद्यार्थी अगर इसका सेवन करेगा तो कितने दिन चलता है, 2000 दिन चलेगा। ठीक है, तो
तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि पहले तो आप ये स्टेप कर लिए, उसके बाद का तो बहुत ही ज़्यादा आसान है। आइए उसको भी कर लेते हैं। तो अभी हमने क्या बताया, पहले इसको देख लीजिए। हमने बताया 50 छात्र हैं, जैसे 50 छात्रों के लिए भोजन सामग्री चलेगी 40 दिन। तो अगर एक छात्र होगा तो कितना होगा, 50 गुणे 40 मतलब 2000 दिन चलेगी वही भोजन सामग्री। ठीक है। अब बोला गया कि अगर 50 पहले से थे, 30 और आ जाते, कुल मिला के 80 छात्र अगर हैं तो 80 छात्रों के लिए 80 छात्रों के लिए भोजन सामग्री चलेगी कितने दिन, 40, नहीं नहीं कितना था, 2000 ना। तो चलेगी 2000 बटे 80, कितना आ जाएगा, 0 0 काट देंगे और ये आ जाएगा 25, 25 अट्ठे 200 होता है ना। 25 दिन ही चलेगा अगर वही भोजन जो 40 दिन चल रहा था, अब अगर 80 छात्र करेंगे तो कितने दिन चलेगा, 25 दिन ही चलेगा। जबकि अगर एक छात्र उस भोजन को करता है तो कितने दिन चलेगा, 2000 दिन, मतलब वो भोजन सामग्री यूज करता है तो 2000 दिन उसका उपयोग कर सकता है। जबकि वहीं 80 छात्रों की अगर बात किया जाए तो सिर्फ 25 दिन तक ही ये भोजन सामग्री चलेगी। तो ये आप इस तरह से कर सकते हैं। बाकी ये लिखने का तरीका आप बदल सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, लेकिन सही लिखिए, बस इतना चीज़ होता है कि जो आप लिखें वो सही लिखें, गलत ना लिखें। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है, एक आयताकार गत्ते का क्षेत्रफल 117 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई 13 सेंटीमीटर है, तो गत्ते की चौड़ाई बताना है। नीचे वाला मिटा दे रहे हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा, नीचे वाला मिटा दे रहे हैं। अगले सवाल पे ध्यान देते हैं, बहुत आसान सवाल है। ये आयत के क्षेत्रफल से जुड़ा हुआ ये आपका सूत्र लगेगा इसमें। तो गत्ते का क्षेत्रफल कितना दिया गया, गत्ते का क्षेत्रफल दिया गया है 117 सेंटीमीटर की घात 2, सेंटीमीटर स्क्वायर को ही बोला जाता है वर्ग सेंटीमीटर। 117 वर्ग सेंटीमीटर इसका दिया गया है, और लंबाई कितनी दी गई है, गत्ते की लंबाई दी गई है 13 सेंटीमीटर। ठीक है। अब देखिए क्या करना है आपको, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ये आप थोड़ा सा डिटेल में भी आप चाहें तो लिख लीजिए। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है, आयत का बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है। अब अगर मान लीजिए आपको चौड़ाई ज्ञात करना, चूंकि इसमें प्रश्न में देख लीजिए लंबाई दिया गया है, आपको चौड़ाई बताना है, तो उसको ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे आप, देखिए चौड़ाई बताना है तो चौड़ाई बराबर क्या हो जाता है, चौड़ाई बराबर हो जाता है आयत का क्षेत्रफल बटे लंबाई। आयत का क्षेत्रफल बटे क्या हो जाएगा, लंबाई। तो आयत का क्षेत्रफल क्या है, अभी आपने ऊपर देखा 117 है, 117 हम लिख लेंगे यहाँ पर आयत के क्षेत्रफल की जगह पे 117। और यहाँ देखिए गत्ते की लंबाई कितना है, 13, 13 नवैया क्या होता है, 13 नवैया होता है 117, तो 9 बार जाएगा, कुल मिला के ये आ जाता है इतना सेंटीमीटर। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, गत्ते की चौड़ाई कितनी आ जाती है, 9 सेंटीमीटर। इसको आप नोट कर सकते हैं, पूरा क्वेश्चन का हल जो है आपके सामने है। गत्ते का क्षेत्रफल पहले लिख लीजिए, फिर लंबाई लिख लीजिए, चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल बटे लंबाई, मतलब आयताकार गत्ते का क्षेत्रफल बटे लंबाई भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद मान रख करके इसको हल कर लीजिएगा। अगले प्रश्न पे ध्यान देते हैं, एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 270 मीटर है, एक खंभे को 9 सेकंड में पार कर लेती है। आपको क्या करना है, उसकी चाल बतानी है, वो भी किस में बतानी है, किलोमीटर प्रति घंटा में। बहुत आसान है ये भी प्रश्न। देखिए ये जो ट्रेन की लंबाई है इसको क्या मान लेते हैं, इसको दूरी मान लेते हैं। ठीक है ना, इसको किसकी जगह पे लिखेंगे, दूरी की जगह पे, तो 270 मीटर हो जाएगा। उसके बाद देखिए समय क्या दिया गया, समय दिया गया है 9 सेकेंड। कितना दिया गया है, 9 सेकेंड दिया गया है। अब आपको चाल बतानी है, चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, तो इसको हम लिख लेंगे दूरी बटा समय। अब देखिए दूरी जितना है 270 और समय कितना है 9। ठीक है, इसको अगर आप लिख लेते हैं तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर मिल जाता है 9 तिरिक 27, ये 30 मीटर पर सेकेंड आएगा। इसको भी ध्यान रखिएगा, जो अभी हम लिख रहे हैं इसमें उत्तर जो आएगा वो क्या मिलेगा, 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्योंकि देखिए ये मीटर में है, ये सेकेंड में, लेकिन आपको उत्तर किस में बताना है, किलोमीटर प्रति घंटा में बताना है। तो इसको क्या करेंगे, 5/18 से
नहीं 18/5 से। देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा बदलना है तो क्या करेंगे, 18/5 से गुणा करेंगे। और अगर जैसे देखिए किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलना है तब 5/18 से गुणा करिएगा, ठीक है। और अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर हावर में बदलना है, किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है, तो क्या करेंगे आप 18/5 से गुणा करेंगे, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, 5 छक 30 आ जाएगा 60, और ये आपका जो उत्तर आएगा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, गुणा कर लीजिएगा, इतना किलोमीटर पर हावर जो होगा इसका उत्तर आ जाएगा। तो ये कुल मिला के इसका सॉल्यूशन है, इसको देख लीजिए आप। इसके बाद हम अगले प्रश्न को करवाने चल रहे हैं। देखिए ये दूरी और ये समय हमने लिख लिया, दूरी बराबर चाल बराबर दूरी बटा समय लगा लेंगे। ये मीटर पर सेकंड में उत्तर आ गया, लेकिन इसमें देखिए किलोमीटर प्रति घंटा में प्रश्न पूछा है। किलोमीटर प्रति घंटा बताने के लिए क्या किया गया है, 18/5 से गुणा कर लिया गया है। तो इस तरह से एक चीज़ और गलती हुई है, हमने ध्यान नहीं दिया जल्दबाजी में, वही हम सोचे इतना ज़्यादा कैसे उत्तर आ रहा है। यहाँ पर देखिए ये जो हमने 60 लिख दिया, 60 नहीं आएगा, इसमें सिर्फ क्या आएगा, इसमें आएगा सिर्फ 6। यहाँ देखिए क्योंकि 5 छक 30 होता है ना, तो अब यहाँ पर जो छोटी सी गलती हुई है उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। छोटी गलती ही समझ जाइए या बड़ी हो गई है, कुल मिला के ऐसी गलती कौन करता है भला। देखिए कितना हो जाएगा, 18 छक्का 108 होता है, ठीक है ना, तो इसको ध्यान रखेंगे। अब कुल मिला के क्या हो जाता है, इतना किलोमीटर पर हावर इसका आंसर आ जाएगा। ये सही उत्तर है। कभी कभी जल्दबाजी में एग्जाम में भी गलती हो जाती है, तो उस पर भी आपको विशेष ध्यान देना है, समय बचाकर काम करना, ताकि हर एक आंसर आप चेक करते चलिएगा कि आपने जो हल किया वो सही है कि नहीं है। अगले प्रश्न पे आप ध्यान देते हैं। अगला प्रश्न जो आपके सामने है, यहाँ देखिएगा, यहाँ जो है 300 गुलाब हैं, गेंदा 250 है, जूही 100 है, और डहेलिया 150 है, और रजनीगंधा कितना है, 450 है। तो इस सारणी में पौधों की संख्या दी गई है। इसमें प्रश्न पूरी तरह से नहीं लिखा गया, पिक्टोग्राफ में इसको दिखाना है। पिक्टोग्राफ आपके सामने हमने बना दिया है। देखिए ये जैसे गुलाब 300 दिया था, गेंदा 250, और जूही कितना दिया गया, जूही 100 दिया गया है, और डहेलिया 150 और रजनीगंधा 450 दिया गया। तो इसको अगर प्रदर्शित करना है, अभी 300 गुलाब दिखाना होगा, कैसे दिखाएंगे आप, नहीं दिखा पाएंगे, 300 इतनी बड़ी संख्या होती है। और एक चीज़ हमने यहाँ पर सिंबल एक ऐसे गोलाकार ब्लैक कलर का, जान लीजिए हमने एक डॉट ले लिया है, आप कुछ भी समझ सकते हैं। बाकी आप चाहें तो फूल बना सकते हैं, आपके पास इतना समय हो, या गोला, ऐसा संकेत लीजिएगा ताकि कम समय में आप काम कर सकें। तो देखिए 300 हमको दिखाना था, तो हमने 50 ही क्यों लिया, 10 क्यों नहीं लिया। तो आप कोशिश ये करिएगा मैक्सिमम वो नंबर लीजिए जिससे सब ये जितनी संख्याएं दी गई सब डिवाइड हो जाए। 50 सबसे बड़ी संख्या ऐसी होगी, कुल मिला के मासा निकाल लीजिएगा सबका और वही दिखा दीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए 50 से ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, सब कट जाएगा 50 से। 50 से अगर हम एक सिंबल का मतलब 50 फूल हैं, 50 पौधा यहाँ पर लिखना था, क्योंकि देखिए प्रश्न में क्या दिया गया, पौधों की संख्या दी गई ना, तो यहाँ फूल नहीं होगा, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, पौधा लिखेंगे, ठीक है, पौधा यहाँ लिख लेते हैं इतना पौधा। अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम, इसमें जैसे 300 आपको दिखाना है, तो 300 कैसे दिखाएंगे, 50 50 50 50 50 और ये 50, कुल मिला के कितने हो गए, 600, सॉरी 6 यहाँ पर सिंबल दिखाए गए, 6 पंचे 30, कुल मिला के 300 पौधा बन जाता है। 250 दिखाना है, तो यहाँ पर 5 सिंबल है, 50 25 मतलब 250 हो गया। 100 दिखाना है तो 50 और 50 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 150 दिखाना, 50 50 50 150 हो गया। ऐसे ही ये 9 हमने बना रखा है। 9 अगर बना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पचे 45 मतलब 450 इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। मतलब ये इसका बनाने का तरीका हो जाएगा। ये सिंबल आप अलग बना सकते हैं, बाकी तरीका यही होगा, इसको ध्यान रखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। और जो इसके पहले की क्लासेज हैं, जैसे हमने 2017 का भी पेपर बना रखा है और 2016 का भी बना रखा है, तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उसको आप देख लीजिएगा। और अगर आगे के भी पेपर आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।